गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से सिंपल मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं ईटीसी। तो इस चैप्टर से अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या होता है, ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स पाथवे, ठीक है, पाथवेज हैं। हम पहले देखते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो कहता है व्हाट इज फॉस्फोरोलाइसिस। क्या कहता है फॉस्फोरोलाइसिस। तो क्या होता है कि इस लाइसिस है, इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और फॉस्फो है इसका मतलब फॉस्फेट। तो यहाँ पे किसका होगा, फॉस्फेट का ब्रेक डाउन, ठीक है। तो कहता है कि इज ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो जैसे हाइड्रोलिसिस है ना, तो उसमें क्या होता है, को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जो आपका फॉस्फोरोलाइसिस है उसमें हम क्या करेंगे, फॉस्फेट को ऐड करके हम ब्रेक डाउन करेंगे। फॉस्फेट क्या होता है, आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जितने भी हाइड्रोक्साइड हो गया, सब क्या है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऐसे फॉस्फोरस भी है और फॉस्फेट भी है। कहता है इट रिलीज फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी। बिना एटीपी किए बगैर रिलीज करता है फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये तो हो गया कि फॉस्फोरोलाइसिस के बारे में। अब कहता है कि डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो कहता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस। किससे होगा, एडीपी से होगा एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से होगा, ठीक है। कहता है यूजिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। किस चीज को यूज करके, तो एनर्जी को रिलीज करके, कब, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन वो कहां से होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होगा, ठीक है। मेनली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है उसमें आपका क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। फिर कहता है कि ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर कहता है कि आपका डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, तो कहता है कि अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट इन द inner mitochondrial membrane that transfer electrons from NADH and FADH to oxygen producing water and ATP। इस प्रोसेस में सिंपल सा कहना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो कहता है कि ये आपका एक सीरीज होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो कि आपका प्रेजेंट होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है NADH और FADH से ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन में जब इसको ट्रांसफर करेगा उसकी वजह से क्या होगा, वाटर और आपका ATP का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर कहता है व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, की सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये भी क्या होता है, एटीपी का ही सिंथेसिस होता है, ठीक है, या फिर जीटीपी का। तो कैसे होगा, बाय ट्रांसफरिंग फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो रहा था कि वाटर और एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था, कैसे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके कन्वर्ट करके किस फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉन में आपके थे ना NADPH और FAD, उनको किस में कन्वर्ट कर रहा था, ये ऑक्सीजन में, है ना। ऑक्सीजन में जब कन्वर्ट कर रहा था तो उसकी वजह से आपका ATP और क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का प्रोडक्शन हो रहा था। तो सेम यहाँ पे बस क्या है कि यहाँ पे जो होगा वो डायरेक्ट सिंथेसिस होगा, कैसे, तो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करके, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम हाई एनर्जी सबस्ट्रेट टू ADP इंडिपेंडेंट ऑफ द ETC। इंडिपेंडेंट ऑफ ETC क्या हुआ, मतलब ETC पे डिपेंड ये नहीं करेगा। अगर ETC पे डिपेंड करता तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर ये ETC पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसीलिए यहाँ पे किसका, कौन से ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, फॉस्फेट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है।
अगर यहीं ईटीसी चेन, जो भी ईटीसी चेन पे आएंगे या डिपेंड करेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। व्हाट इज द साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, मतलब कि साइट क्या है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के, ठीक है। तो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इन लोकेटेड इन एन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको आप क्रिस्टाई बोलते हो, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। कहाँ पे पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो मेनली जो यूकैरियोटिक होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल, और वही मेम्ब्रेन जो है वो साइट ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADH ATP TPP UDP UTP NADPH, ठीक है। तो जो आपका NADH है उसका फुल फॉर्म हो निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद है आपका ATP, तो ATP का मतलब आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद है आपका TPP, तो TPP का मतलब हो गया, T से हो गया आपका थाइमीन, और P से हो गया आपका पायरो, और एक और P से हो गया आपका फॉस्फेट, ठीक है। तो थाइमीन पायरो फॉस्फेट। उसके बाद है आपका UDP, तो UDP का यूरिडीन डाइफॉस्फेट, UTP का यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो एक चीज कॉमन है इसमें, सब में फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इतना सिंपल सा रख के चलना है कि P का मतलब यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, डबल P आया तो पायरोफॉस्फेट, ठीक है। PP आया तो पायरो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और अगर T आया या D आया तो डाई, और T आया तो ट्राई, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद NADPH हो गया, तो NADPH है आपका निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था NADH, तो इसका फुल फॉर्म क्या था, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे बस क्या आपको लगा देना एक फॉस्फेट का एक्स्ट्रा, ठीक है। अब कहता है कि व्हाट आर अनकुपलर्स, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। अनकुपलर क्या होगा, और कुपलर और अनकुपलर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। कुपलर जो होंगे वो दो चीजें होंगी, इकट्ठे दो चीज होंगे, और अनकुपलर क्या सेपरेट फॉर्म में होगा, एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि अनकुपलर्स आर सब्सटेंस दैट सेपरेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ATP सिंथेसिस। अनकुपलर का काम क्या होता है, अगर यहीं पे कुपलर होता तो कुपलर क्या करता है कि ATP सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जोड़ने का काम करता है, एक साथ लाने का काम करता है, ठीक है। कपल का मतलब क्या होता है, दो, है ना, या फिर साथ में इकट्ठे, और अनकपल मतलब अनकुपलर का क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट, सेपरेट सेपरेट। यहाँ पे क्या होगा कि ATP सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट चेन को ये क्या करेगा, सेपरेट रखेगा, कौन, अनकुपलर्स, ठीक है। उनका काम क्या होता है, सेपरेट रखना। कैसे, तो बाय डिसिपेटिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 4 पढ़ा था ना, तो उसमें एक प्रोटॉन का रोल था, ठीक है। क्या करता था, सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करता था, आपस में सेपरेट करने का काम करता था, ठीक है। तो यही बात ये यहाँ पे बोल रहा है। अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उनमें देखना पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका एक एग्जांपल हो गया किसका, प्रोटॉन ग्रेडियंट का, जैसे 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, या फिर FCCP, या फिर थर्मोजेनिन। ये सभी जो है वो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन चेन को क्या करेंगे, आपस में सेपरेट करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ये अनकुपलर्स के, ठीक है। अब मान लो कुपलर का मतलब क्या हो गया, जब दो चीजें इकट्ठा हो। अब मान लो ये ATP का सिंथेसिस हो रहा है और ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। अब ये तो इकट्ठे हैं, तो ये क्या किस फॉर्म में हो गए, कुपलर फॉर्म में, ठीक है। वहीं अब क्या होगा, इन दोनों को क्या करेगा, अलग करेगा। कौन अलग करेगा, अनकुपलर। तो ये अनकुपलर के आपके एग्जाम्पल होगा। वैसे ही कुपलर जब आएगा जो इकट्ठा करेगा उसके भी एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। मतलब मेनली एडिशन जानते हो ना, तो एडिशन का टाइप हो गया कुपलर, ठीक है, कि हम जब इकट्ठे दो चीजों को मिलाते हैं। और जो आपका सेपरेशन हो गया अनकुपलर, ठीक है। फिर कहता है कि राइट नोट्स ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पूछा है, तो सिंपल सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्प्लेक्स के बने थे 4 कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। कहता है कि कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। फिर कहता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH FADH2 पास थ्रू कॉम्प्लेक्सेस
टू ऑक्सीजन। ये जो NADPH है और FADH है वो जाता है कहाँ पे, ऑक्सीजन में जाके कन्वर्ट होता है, ठीक है। आगे जाके फिर ये क्या बनाता है, वाटर और ATP को जनरेट करता है, ठीक है। लास्ट वाला इसका यही आपका कि लास्ट में आपका इसका ATP का जनरेशन होता है। उसके बाद बोला है राइट नोट्स ऑन FMN। तो FMN का मतलब होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि आपका क्या होता है, फ्लेवोप्रोटीन कोएंजाइम होता है, ठीक है। डिराइव होता है किससे, विटामिन B2 जो कि आपका राइबोफ्लेविन होता है, उसी से आपका आता है फ्लेविन, ठीक है। कहता है कि इट इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स 1। ये कहाँ पे पाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 में, मतलब स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें आपको FMN प्रेजेंट रहेगा। कहते हैं कि ऑफ द EC एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, और ये जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो किससे करेगा, NADH से, ठीक है। फिर कहता है राइट द कंपोनेंट्स एंड इंडिकेट द साइट ऑफ फॉस्फोराइलेशन। कहता है कि कंपोनेंट और साइट ऑफ लिखने के लिए कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेनली ऑब्वियसली बात है इसके 5 कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है। मतलब मेनली 4 होते हैं, 5 यहाँ पे ATP क्या होता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप मानते हैं 4 ही कॉम्प्लेक्स मानते हैं। तो 4 में जो पहला कॉम्प्लेक्स था उसका कंपोनेंट NADH डिहाइड्रोजिनेज था एंजाइम। कॉम्प्लेक्स 2 का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, कोएंजाइम इसमें यूबिक्यूनोन। और कॉम्प्लेक्स जो आपका 3 है उसमें साइटोक्रोम BC1 और कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C, और कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 में ATP सिंथेज। इसी के वजह से ATP का सिंथेज होता है, ठीक है। अब कहते हैं साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो मेनली 1 और 3 और 4 कॉम्प्लेक्स में होता है, ठीक। 3 ATP जनरेटिंग साइट्स इन द क्लासिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब कहने का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 हो, कॉम्प्लेक्स 3 होता है और कॉम्प्लेक्स 4 होता है उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं होता है, ठीक। अब है नेम इनहिबिटर्स एंड अनकपलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्या होता है, तो किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, तो उसके एग्जांपल हो गए रोटेनोन, एंटीमाइसिन A, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम एजाइड, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए अनकुपलर, तो अनकुपलर का एग्जांपल आपने पीछे भी डाइनाइट्रोफिनोल जिसको DNP बोलते हैं, और FCCP थर्मोजेनिन। इसका काम क्या होगा, ATP सिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अलग रखना, ठीक है। राइट द इनहिबिटर्स ऑफ ETC कॉमन इनहिबिटर। तो ऑब्वियसली बात है रोटेनोन जो कि कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है, एंटीमाइसिन जो कि कॉम्प्लेक्स 3 को, साइनाइड और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम एजाइड जो आपका कार्बन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब है गिव वन एग्जांपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ ATC, क्या कहते हैं ETC। तो सेम वही हो जाएगा कि मतलब ETC इनहिबिटर जो है वो हेल्प करते हैं आपको स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, इस चीज की स्टडी हम किसके हेल्प से करते हैं, ETC के हेल्प से करते हैं। फिर कहता है आपका कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट they also have toxicological and research significance। कहता है कि इनके पास जो होता है इनहिबिटर्स होते हैं ETC के, उनके कुछ टॉक्सिकोलॉजिकल क्या कहते हैं, का मतलब क्या हो गया, मतलब जो आप मान लो कि कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होंगे जिनके क्या होंगे, टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, और कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होंगे जिनके इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे साइनाइड का है ना, साइनाइड खुद में क्या है, एक पॉइजन है ना। अगर आप मतलब अपने बॉडी में इसको लेते मतलब कि कंज्यूम कर रहे हो किसके फॉर्म में, इनहिबिटर्स के फॉर्म में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मे बी आपके बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यही कहता है कि कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जिनका टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, और कुछ ऐसे हैं जो रिसर्च सिग्निफिकेंस है, मतलब कि रिसर्च के फील्ड में क्या होते हैं, ये यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कहता है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली दिया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। 2 फॉस्फोराइलेशन है आपका, एक सबस्ट्रेट लेवल और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
तो ऑक्सीडेटिव जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और ये आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। इसमें एटीपी फॉर्म होता है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ईटीसी। इसमें जो आपका एटीपी फॉर्म होगा वो डायरेक्ट फॉस्फेट ट्रांसफर फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक है। जो अभी आपने पीछे पढ़ा था, एक में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज हो रहा था, वाटर और किसका एटीपी का प्रोडक्शन। दूसरे में फॉस्फेट ग्रुप का हो रहा था ना, फॉस्फेट ग्रुप का हो रहा था, सेम चीज हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। बताता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज होगा वो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट ग्रुप का होगा चेंज, वो उसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें आपका रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड नहीं होता है डायरेक्टली, ठीक है। ये इनडायरेक्ट वे में ऑक्सीजन लेता है बट डायरेक्ट वे में नहीं लेता। फिर कहता है प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेलुलर एटीपी, जितने भी एटीपी होते हैं लगभग वो सारे को प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में होता है कि प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी, ये बहुत कम अमाउंट में एटीपी को, इसीलिए हम ऑक्सीडेटिव। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आपका है कि राइट अ नोट ऑन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो आपका होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, फूड सब्सटेंस का। ठीक है, कहता है इन लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। जो आपका मेनली ऑक्सीडेशन होता है सेल में होता है, ठीक है, ताकि क्या कर सके, वो एनर्जी रिलीज कर सके। फिर कहता है इट इज कैरी आउट बाय एंजाइम्स कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज। आपका प्रोसेस होता है के लिए आपका एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो आपका होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा इसमें वो होगा सबसे पहले ऑक्सीडेजेज, डिहाइड्रोजिनेजेज, हाइड्रोपेरोक्सीडेजेज, ठीक है। ये सारे क्या है आपके एंजाइम जो कि किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेजेस जो होते हैं वो मेनली हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं डायरेक्टली टू ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल हो गया आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। दूसरा है डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज क्या होता है कि रिमूव हाइड्रोजन, डी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल हो जाएगा वहां पे, है ना। तो डी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। कहाँ, तो फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफर इनटू NAD प्लस और FAD। इसको क्या करेगा, सबस्ट्रेट के फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देगा, NAD और FAD, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में मेनली। फिर कहता है जैसे एग्जांपल ले लो इसका, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब है हाइड्रो पेरोक्सीडेज। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पेरोक्सीडोज है मतलब पेरोक्साइड आ गया, तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय, हाइड्रो है मतलब हाइड्रोजन आ जाएगा, तो डिस्ट्रॉय हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग जो भी आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होगा उसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। फिर कहता है कि एग्जाम्पल इसका बेटा, ठीक है, वैसे बहुत रेयर है, अगर पूछेगा तो पता नहीं, बट उसके बाद पेरोक्सीडेज भी इसका होगा, ठीक है। फिर है आपका ऑक्सीजिनेजेस। तो ऑक्सीजिनेजेस में क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट ऑक्सीजन इनटू सबस्ट्रेट, ठीक है। तो मेनली इसके दो टाइप्स होते हैं, मोनो ऑक्सीजिनेज और डाईऑक्सीजिनेज। इंपॉर्टेंस क्या होगा इसका, तो हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी के प्रोडक्शन में। फिर क्या करेगा, डिटॉक्सीफाई हार्मफुल पेरोक्साइड, जो आपके हार्मफुल पेरोक्साइड डिटॉक्सीफाई करेगा। और इसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका राइट अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विद इट्स मैकेनिज्म। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको पता है क्या होता है, कि उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है एटीपी फॉर्मेशन का, किससे होता है, तो एडीपी से होता है, ठीक है। और कहाँ पे होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब है आपका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म इसका यही होगा कि जो आपका यहाँ पे मैकेनिज्म है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, यही वाला मैकेनिज्म। बस यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला है NADH and FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू EC,
ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। कौन करेगा, NADH और FADH। फिर कहता है इलेक्ट्रॉन पास थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 2 और 3 4 और 5 में तो जनरेट हो जाएगा, इसलिए 5 को हम नहीं गिनेंगे। अब देखो यहाँ पे जो आपका था, अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म पूछा जाए, चाहे तुमसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पूछा जाए, ये चीजें बनाना मत भूलना, ठीक है। चाहे इस तरीके से बनाओ, चाहे आप पाथवे की तरह बना लो कि मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ आपका, कहाँ से शुरू होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सेल में, इनर मेम्ब्रेन से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ से होगा, इनर मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये शुरू हुआ, ठीक है। अब शुरू होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका NADH है, NADH और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है आपका, डिहाइड्रोजिनेज। तो अब यहाँ पे क्या बोला इसने कि सबसे पहला जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो क्या था कि NADH क्या करेगा, NADH एंड FADH डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ETC। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, NADH कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NAD में। सबसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है कि NADH को हम लिया हमने, NADH कन्वर्ट होगा किसमें, NAD में। उसके लिए एंजाइम कौन सा यूज करेंगे हम, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यूबीकोन जो आपका क्या हो गया, कोएंजाइम। यूबीकोन क्या हो गया आपका, कोएंजाइम। यहाँ से हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 में, तो कॉम्प्लेक्स 2 में आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, FADH2 जो था वो FAD+2H में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद ये चला जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स 3 में। तो कॉम्प्लेक्स 3 में जो है आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो साइटोक्रोम यहाँ पे आपका BC1 कॉम्प्लेक्स हो गया तीसरा। अब इसमें क्या होगा कि साइटोक्रोम जो आपका साइटोक्रोम C आपका यहाँ पे यूज हुआ, उसके बाद साइटोक्रोम C यहाँ पे क्या होगा, कोएंजाइम, ठीक है। साइटोक्रोम C यहाँ पे क्या होगा, कोएंजाइम, ठीक है। हमेशा मैंने बोला है कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, जाओ हाँ छोड़ो, इस कॉम्प्लेक्स को देख लो और मतलब कि इस तरीके से बना लो, ठीक है। अगर इस तरीके से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं बना सकते हो तो इस तरीके से बना लेना, ठीक है, कि NADH डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, FADH2 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। फिर आया आपका इलेक्ट्रॉन पास टू कोएंजाइम Q, मतलब यूबीकोन जो आपका यहाँ पे कोएंजाइम यूज हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में। अब करेगा इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 में, ठीक है। फिर आपका कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस O2 to H2, ठीक है। रिड्यूस होके वो क्या हो जाएगा, अब उसके बाद क्या होगा, ATP का जनरेशन होगा, ठीक है। लास्ट फेज में क्या होगा इसमें, ATP का जनरेशन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है सारे वो ध्यान से पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद होगा। अब देखो, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन अनकुपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अनकुपलर्स में जो मैंने पढ़ाया था कि मेनली अनकुपलर के एग्जांपल, अनकुपलर्स क्या है, अनकुपलर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और एडीपी सेपरेट रखना। उसके लिए आपका एग्जांपल हो गया DNP, FCCP, कार्बोनाइल साइनाइड, उसके जिसको आप CCCP बोलते हो, ठीक है। और आपका एक हो गया थर्मोजेनिन, जिसको आप UC1 बोलते हो, ठीक है। तो इसके वजह से यूज का बात था तो रिसर्च में तो होता ही है। और थर्मोजेनिन हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न, जो बच्चे होते हैं छोटे उनमें क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो भी आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स, जो भी पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो भी पूछे, हमको करना क्या है, यही कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 और लास्ट में ATP का जनरेशन करना है, ठीक है।
मेनली यही है इसका कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ एक ये क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए मैकेनिज्म, ठीक है, तो मैकेनिज्म इसका दो मैकेनिज्म था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो दो मैकेनिज्म पे होता है। दो मैकेनिज्म में से आपका जो आपका ये था क्या कि मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इसमें एक आपका यूज हुआ था कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कहता है कि देयर आर वेरियस हाइपोथेसिस गिवन टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो चीज को चार तरह के समझाया जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो एक तरीका जिसको समझ में आता है तो वो क्या होता है सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो अब यही चीज है हाइपोथेसिस का, ठीक है, कि मतलब एक ही टॉपिक पे सबने थीसिस बनाया, सबने लिखा, रिसर्च किया, बट क्या हुआ जिसका रिसर्च सबसे अच्छा था, वन था, उसका रिसर्च क्या किया गया, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे, ठीक है। तो इसमें से आपका जो पहला है वो आपका है कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये कहता है कि दिस हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड बाय पीटर मिचेल इन 1963। ये वाला जो आपका हाइपोथेसिस था, मतलब उसका जो आप देखो तुम असाइनमेंट लिखते हो, टॉपिक बनाते हो, लिखते हो, हाँ चलो ये क्या कहते हैं बायोमोलिक्यूल असाइनमेंट, ठीक है। ऐसे थीसिस जब हम करते हैं थीसिस करते हैं ना, हो सके जो भी हो सके, उस थीसिस का नाम इसने क्या रखा था, कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तुम रख दे रख दिया कीमियोस्टैटिक हाइपोथेसिस। अब ये हो गया। अब ये प्रपोज किया, इसे क्या है, जैसे तुम थीसिस बना, किसने बनाया था इसको, पीटर मिचेल ने, कब, 1963 में, 1963 में। कहते कि इसमें उन्होंने कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ईटीसी देन प्रोटॉन आर आल्सो पंप्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दैट जनरेट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी ट्रांसपोर्ट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जब भी ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, ईटीसी के थ्रू, तो प्रोटॉन जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा, ठीक है। अब पंप हो जाएगा तो पंप होने की वजह से क्या होगा कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये चला जाएगा, जाने की वजह से ये क्या जनरेट करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट भी मैंने तुम लोग को पढ़ाया है, भले तुम्हें याद नहीं होगा वो अलग बात है। आप कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स 4 यूज दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट एज एनर्जी सोर्स फॉर द एटीपी सिंथेसिस। तो जो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट है हेल्प करता है एटीपी के सिंथेसिस में, कौन से कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, ठीक है, तो जनरेट हो जाता है। अब है आपका a lot of proton pumped into the intermembrane space that forms back into the matrix by the ATP synthesis because membrane become impermeable for H plus and this leads to phosphorylation of ADP into ATP। अब देखो ये कैसे काम करता है, ये देखिए बहुत सारे प्रोटॉन क्या होते हैं आपके, पंप होते हैं, कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या होगा, कोंडल मेम्ब्रेन होगा, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कहता कि अब ये क्या करेगा, दैट फॉर्म्स बैक इनटू द मैट्रिक्स। अब ये जो प्रोटॉन बहुत सारे पंप हुए थे वो क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, ठीक, वापस चले जाएंगे किसके, कौन से एंजाइम के हेल्प से, एटीपी सिंथेज के हेल्प से, ठीक है। कैसे, क्योंकि बिकॉज मेम्ब्रेन बिकम इम्परमिएबल फॉर प्रोटॉन, क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इम्परमिएबल बन जाते हैं किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। उसके बाद दिस लेड्स टू फॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है और एडीपी जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है एटीपी, ठीक है आपका डिस्कस द कीमियोस्टैटिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सेम वही था कीमियोस्टैटिक थ्योरी जो उन्होंने बोला, पीटर मिचेल ने दिया 1961 में, देख लेना ये इसको, ठीक है। हो सकता है 1961 में ही हो क्योंकि वो बुक्स गलत भी करता है, एक बार याद है बायोकेमिस्ट्री में इनको 1900, इसलिए देख लेना। फिर कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पंप्स हाइड्रोजन आयंस इनटू द इंटरमेम्ब्रेन
वही हो गया कि क्या करता है हाइड्रोजन एटम, जो आपके हाइड्रोजन एटम मतलब प्रोटॉन को क्या करता है, ये पंप करता है। कहाँ पे चला जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन में चला जाएगा। उसके बाद उससे क्या होगा कि आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, वही प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉम्प्लेक्स 4 को हेल्प करेगा एनर्जी को, यही इसका हो गया। और इंपॉर्टेंस की बात करें तो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए कब, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और वाइडली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो आपका कीमोऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है वो सब इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। आप कह रहे हैं डिस्कस अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। देखो इसमें जो है ये आपका क्वेश्चन नहीं है आपके बुक, मतलब इसलिए मैंने डाल दिया कि इन केस अगर पूछा जाए तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो है वो मेनली अफेक्ट होता है मेटाबॉलिक रेट से। आपका हो गया कौन कौन से हार्मोन, थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, एड्रिनोल हो गया और कोर्टिसोल हो गया। हमारे क्या है आपके हार्मोन्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं किसको, हाँ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रेट के। आप कहते हैं कि इन जो थायरोक्सिन होता है उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन के कंजम्पशन को बढ़ा देना, उसके बाद एटीपी बढ़ा देना। दूसरा इंसुलिन क्या करता है, प्रोड्यूस और इनहेंस करता है एटीपी के। फिर कहता है ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन जो है वो मेनली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फैट ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है। जब आप फास्टिंग वगैरह करते हो तो फैट को वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। अब एड्रिनलिन है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जिसके आप जब होगा तो कोई भी चीज ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। फिर कहता है कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल क्या होता है आपका, इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। इंपॉर्टेंस, हार्मोन्स मेंटेन नॉर्मल एनर्जी बैलेंस अकॉर्डिंग टू बॉडी। हार्मोन्स का काम ही होता है कि जो आपका नॉर्मल एनर्जी है, आपका बॉडी को की जो रिक्वायरमेंट हो वो उसी हिसाब से एनर्जी को प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो मेनली आपके बॉडी फंक्शंस को बैलेंस करने में हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब पूछा है फिर से वही सेम सवाल कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में का कंपोनेंट वही होगा, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। हाँ, इसमें 2 कोएंजाइम यूज होगा, एक आपका यूबिकोन और दूसरा आपका साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम सी और यूबिकोन, ठीक है। अब है फंक्शन, तो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, पंप करता है। देखो जहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन या फिर ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन आए, सेम यहाँ पे लगेगा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पंप, प्रोटॉन को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एटीपी और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंस है। और कहता है कि इंपॉर्टेंस, तो प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का काम ही होता है कि ज्यादा एटीपी को जनरेट कर सके, ठीक है। वही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कम एटीपी, हम उसमें ध्यान फोकस नहीं करते, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपका यही था ना, यही सेम चीज कि मतलब कि प्रोटॉन आर पंप्ड, ये जो आपका है ये आपका क्या है, जो प्रोटॉन पंप हुआ है उसका ये शो कर रहा है कि जो प्रोटॉन आर पंप्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कॉम्प्लेक्सेस 1, 3 एंड 4 में, ठीक है। मेनली यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे कहता है कि एन जो आपका 5 कॉम्प्लेक्स है, 5 कॉम्प्लेक्स में एक आपका NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरे में आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरे में आपका साइटोक्रोम PC1, उसके बाद 4 में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसके बाद लास्ट में आपका है ATP सिंथेस, जिसके वजह से क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा। फिर आपका राइट नोट और इनहिबिटर्स ऑफ ETC, तो देखो कॉम्प्लेक्स 1 का रोटेनोन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 का अमाइटल आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स 3 का एंटीमाइसिन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 का साइनाइड, कॉम्प्लेक्स 4 का कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉम्प्लेक्स 4 में एक और आएगा सोडियम एजाइड। एक चीज याद रखना, ये इतना पूछना नहीं है, मे भी हाँ अगर 2 नंबर में पूछे तो पूछ सकता है, और वो भी बहुत डीपली क्वेश्चन अगर आएगा तो, ठीक है। रिस्क क्यों लेना, पढ़ लेना थोड़ा बहुत, 1-2 याद कर लेना। राइट एन एसे ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सेम वही हो जाएगा। अगर या इलेक्ट्रॉन, या तो वो क्वेश्चन पूछ
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की डिटेल नोट होना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये पूछा जाए तो आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर पूछा जाए तो उसमें सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को करना है, ठीक है, और मैकेनिज्म को, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं करना है, क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो, इसलिए उसमें सबस्ट्रेट लेवल डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑक्सीडेट, यही सेम आ गया क्वेश्चन, फंक्शन सेम ही है। हाँ, एक जो मैंने पढ़ाया था तुम लोग को था पीओ रेशियो, पीओ, ठीक है। तो पीओ रेशियो मीन्स जो होता है आपका, वो होता है पी किसके लिए होता है, फॉस्फेट के लिए, और ओ किसके लिए होता है, ऑक्सीजन। तो अब समझ फॉस्फेट और ऑक्सीजन, तो कहता है कि मीन्स द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट प्रोड्यूस व्हेन ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब आपका ऑक्सीजन क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो कितना फॉस्फेट का ग्रुप प्रोड्यूस होता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पीओ रेशियो। कहता है कि इन सिंपल वर्ड पीओ रेशियो टेल्स हाउ मच एटीपी इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द एटीसी, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन एटीसी चेन से तो कितना एटीपी का जनरेशन होता है, ठीक है। में आपका आ जाएगा फॉस्फेट और ऑक्सीजन, ठीक है। अब है वैल्यूज, तो वैल्यूज की बात करें तो फॉर NADH पीओ रेशियो आपका होता है 2.5, और आपका फॉर FADH2 पीओ रेशियो होता है 1.5, ठीक है। अब पीओ रेशियो इक्वल टू एटीपी प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन एटम रिड्यूस, जितना एटीपी ऑक्सीजन एटम रिड्यूस होगा और जितना एटीपी प्रोड्यूस होगा, दोनों को आपस में डिवाइड, पता चल जाएगा आपका पीओ रेशियो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो, कहता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मेनली अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन इनर, हाँ कहाँ होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETC, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म, याद है ऑक्सीजन को क्यों रिड्यूस करते हैं थे, अरे पगली एटीपी को कैसे, वाटर के लिए ना करते थे। अगर H2 आपका कि क्या कहते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन क्या बन सकता है, ठीक है। तो यही ध्यान से पढ़ो कि ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू फॉर्म, ऑक्सीजन क्यों रिड्यूस किया जाता है, किस चीज को फॉर्म करने के लिए रिड्यूस किया जाता है, तो क्या होगा, वाटर, ठीक है। वहीं अगर ये बोला जाता है कि जो आपका ऑक्सीजन और वाटर मतलब कि क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तब आप क्या बोलते हैं, एटीपी, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस इन ETC इज कॉल्ड, अगर मान लो ETC में है तो क्या हो जाएगा, और वहीं अगर होता फर्स्ट ग्रुप का स्टेट लेवल, व्हिच कॉम्प्लेक्स रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, कॉम्प्लेक्स होगा कॉम्प्लेक्स 3 NADH से, जी देखो कहाँ गया कॉम्प्लेक्स, ये कैसे हो गया, यही था ना, क्या बोला वहां पे, विच कॉम्प्लेक्स रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिसीव कौन करता है, तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, कौन सा हो जाएगा, 1, क्योंकि वहीं से शुरुआत होता है देना, ठीक है। फिर आपका विच कॉम्प्लेक्स रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH, FADH से कौन करता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स करेगा, देखो NADH में चला जाएगा
कॉम्प्लेक्स 2 में, क्योंकि वहीं पे हो रहा था दोनों का, उसके अलावा अब में हो कहाँ रहा था। फिर कहता है कि कोएंजाइम क्यू इज ऑल्सो नोन एज यूबीक्विनोन, ठीक है। फिर है आपका एटीपी सिंथेज इज, कौन से था कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स 4 में। 5 में तो एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है ना, 5 में था, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 5 में हो गया आपका क्या, सिंथेज। FMN is derived from vitamin B2, FAD is derived from, तो आपका मोनोफ्लोविन था ना, फ्लेविन, मोनोफ्लेविन, वो किससे आया था, B12 में राइबोफ्लेविन था, और राइबोफ्लेविन से आया आपका फ्लेविन, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइबोफ्लेविन। फिर आया आपका क्या, NAD प्लस इज डिराइव्ड फ्रॉम, अगर NAD की बात करें तो NAD का फुल फॉर्म क्या होता है, NAD का फुल फॉर्म क्या था, सबसे ऊपर पढ़ाए थे ना, छोड़ो, किससे डिराइव्ड होता है, नियासिन से। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द एंजाइम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स 2 इज, देखो पहले था डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, दूसरे में क्या था, दूसरे में भी डिहाइड्रोजिनेज ही था, लेकिन कौन सा डिहाइड्रोजिनेज था, सक्सिनेट था। फिर आपका कॉम्प्लेक्स 4 इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब देखो डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट, तो उसके बाद तीसरा चौथे में क्या, साइटोक्रोम। उसके बाद है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड अक्रॉस द पीटर मिचेल proposed chemiostatic theory explains ATP synthesis. ATP synthesis uses प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना, एटीपी सिंथेज प्रोटॉन ग्रेडियंट, हमें याद रखना, जहां पे भी एटीपी सिंथेज आए मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट, तभी जाके प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज करके ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर कहता है रोटेनोन इनहिबिटर में पूछा गया था ना, तो रोटेनोन याद रखना सबसे पहले आया था, रोटेनोन सबसे पहले आया, तो कॉम्प्लेक्स किस में चला जाएगा, 1 में। हमेशा याद रखना रोटेनोन का, जो तुमने कॉम्प्लेक्स के इनहिबिटर्स पढ़े थे ना, तो रोटेनोन जो सबसे ऊपर था, तो सबसे ऊपर मतलब कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, बाकी का तुम जैसे याद करना हो कर लेना, ठीक है। फिर एंटीमाइसिन ए इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स 3, एंटीमाइसिन जो था वो आपका कॉम्प्लेक्स 3 में था, ठीक है, इनहिबिटर था। साइनाइड इनहिबिट्स, अब देखो बचा कौन सा है, और कॉम्प्लेक्स कौन सा बचा है, हाँ, तो साइनाइड हो जाएगा उसमें, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो किसमें आ जाएगा आपका, वो भी कॉम्प्लेक्स 4 में ही आएगा, याद है ना, 2 था उसमें, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सोडियम एजाइड की बात करें तो वो भी किसमें आएगा, 4 में ही आएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में ही। अब है अनकुपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कौन सा हो जाएगा, नहीं, अनकुपलर पूछा, इनहिबिटर अलग होता है, अनकुपलर अलग होता है, जो आपने पढ़ा था एग्जांपल्स, क्या कहते हैं, डीएनपी वाला, तो डीएनपी इसमें क्या हो जाएगा, अनकुपलर हो जाएगी। ये सारे क्या है, तीनों इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। डीएनपी स्टैंड्स फॉर 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। थर्मोजेनिन इज फाउंड इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, और इसका काम क्या है, न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ठीक है। फिर कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू
किसके थ्रू अकर्स होता है? कैरियर के थ्रू। कोई भी चीज होगा वो उसके लिए क्या चाहिए आपको? कैरियर चाहिए, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन मेनली अकर्स बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। के बाद है आपका विच एंजाइम रिमूव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड? कैटालेज। सबसे लास्ट में कौन था? कैटालेज था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कौन रिमूव करेगा? कैटालेज, ठीक है। फिर आपका पेरोक्सीडेज बिलोंग्स टू हाइड्रोजन पेरोक्सीडेजेस, ठीक है। जो आपको क्या करता था? एक्सेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिलीज, सब एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एटीपी भी क्या है? एनर्जी है। तो जब एनर्जी लिखा हुआ है तो हम एनर्जी पे ना मारेंगे, ठीक है। फिर आपका द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड, डायरेक्ट वाला कौन सा था? सबस्ट्रेट लेवल। इनडायरेक्ट किस में था? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, क्योंकि उसको क्या करना है? यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज करना पड़ता है। बट जो आपका सबस्ट्रेट लेवल है उसमें नहीं होता, वो डायरेक्टली फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक डाउन करके अपना कर लेता है। फिर आपका ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। हमेशा किस में होगा? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स। हाँ। एटीपी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, हाँ, एटीपी प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट। FMN इज प्रेजेंट इन कौन से कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स 1 में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर आर अरेंज इन, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होता है वो कभी भी रैंडम ऑर्डर में अरेंज नहीं होता है। डिक्रीजिंग पीएच में नहीं होगा, इंक्रीजिंग एटीपी फॉर्मेशन में नहीं होगा, ठीक है। वो किस फॉर्म में अरेंज होगा? इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल, क्योंकि उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए, ठीक है। फिर आपका वाटर इज फॉर्म्ड एट कॉम्प्लेक्स 4, लास्ट कॉम्प्लेक्स में वाटर का फॉर्मेशन होता है। NaDH कैरीज इलेक्ट्रॉन, NaDH2 कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा इसमें? कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन चाहिए। एटीपी सिंथेस इज ऑल्सो कॉल्ड F0 F1 एटीपेज, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखो, क्योंकि साइटोक्रोम तो होगा नहीं और NADH ऑक्सीडेज होगा नहीं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इसको हम कहते नहीं, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा आपका? F0 F1 एटीपेज। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मेनली प्रोड्यूस, बायोलॉजिकल जो आपका ऑक्सीडेशन होता है क्या प्रोड्यूस करता है? यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे क्या है? प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, तो ये तीनों होगा नहीं, तो क्या होगा? एटीपी होगा। ETC कंटेन्स 5 कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेजेस बिलोंग्स टू, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, क्या? डिहाइड्रोजिनेजेस ट्रांसफर हाइड्रोजन टू NAD plus FAD. Energy released during ETEC is used for, ऑब्वियस ही बात है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके क्योंकि लिपिड और डीएनए और प्रोटीन होगा नहीं, पहले हर एक ऑप्शन में ये देखा करो कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं वाले को पहले हटा दोगे तो डिसाइड करना इजी हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है आपका द मेन फंक्शन ऑफ ETC इज एटीपी प्रोडक्शन। द मेजर सोर्स ऑफ एटीपी इज इन एरोबिक सेल्स इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो है सेल्स जो किसमें पाए होते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ही एटीपी का जनरेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना, बार 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 पूछेगा, ठीक है। अब आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लिपिड मेटाबॉलिज्म को रिवाइज करेंगे, ठीक है।